आवाज आ रही क्या? यस सर। यस सर। कोई सवाल है क्या पूछना? नहीं तो क्वेश्चन लिखो। आपातकाल से क्या क्या सबक सीखे? सर आपात 20 सूत्री कार्यक्रम। क्या 20 सूत्री कार्यक्रम। क्या था? यस सर। कुछ भी नहीं, बस वही थे कि इसमें 20 मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। लिस्ट बनाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बैंकिंग, ये सब। ठीक है, अपने किसी काम का नहीं है, बस इतना याद रखना कि 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था। क्या था इसमें मैटर में नहीं जाना। ठीक है, अपने सिलेबस में है भी नहीं, ना तो कहीं नाम दे रखे हैं ना और कुछ, बस इतना ध्यान रखना है डेवलपमेंट सोर्सेज बढ़ाने थे बस। विकास के जो स्रोत है उनको डेवलप करना था, एक लिस्ट जारी की थी। बुक में है ना सर? हाँ बोलो। बुक में है ये? डिटेल दे रखी 20 सूत्री? यस सर। कहाँ है? पेज नंबर 116। 116 पे नई बुक आई है बेटा? एनसीईआरटी वाली है। बेटा बता दिया ना मैंने, 20 सूत्री नाम समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। उसमें क्या था? शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, ये सारे 20 मुद्दे थे टोटल। जितने भी आपके विकास के फंडे होते हैं वो 20 से कम ही होंगे। आपको जितने नाम याद आते हैं ना, खेती और मजदूरों की स्थिति, विकास में इंडस्ट्रीज की स्थिति, स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति, ये सब 20 है। अपने को बस इतना याद रखना है कि 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था। आपकी इच्छा है, आप चाहो तो इन मुद्दों को भी देख लो। देखो कहाँ है ये 116 पेज बता रहे हो क्या? यस सर। हाँ ये रहा, भूमि सुधार, पुनर्खेती और पारिश्रमिक प्रबंधन, भागीदार बंधु, यही तो बता रहा हूँ मैं आपको बेटा। 20 कहाँ नाम है? 4 नाम दे रखे हैं। तो मेरे कहने का मतलब नहीं समझे क्या आप? विकास के 20 मुद्दे तय किए गए थे और वो 20 सूत्री कार्यक्रम था, बस इतना सा याद रखना है। इसमें सारी चीजें शामिल है, आपके तो 4 ही दे रखी है। अपने को इनकी चीजें याद रही है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 20 सूत्री कार्यक्रम अपने को याद रखना है। क्या था? इसलिए था कि एक दृढ़ संकल्प होकर काम किया गया था कि हम इन मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे। अब बताओ क्या कंफ्यूजन है इसमें? कहीं दिक्कत है क्या? नो सर। अब आगे देखो, और कुछ पूछना है? देखो, आपातकाल के सबक 2014 का जो प्रीवियस ईयर का जब आप पेपर देखेंगे एनसीईआरटी का, तो इसमें ये सवाल था, है ना? सवाल लिख लो, आपातकाल के सबक क्या सीखे, है ना? वो आता है ना थीम, या यूं कहते हैं इससे क्या शिक्षा मिलती है, तो ये शिक्षा है ना? सबक क्या सीखा, शिक्षा क्या ली, ये सब बहुत काम का सवाल है। शायद ये पीछे भी दे रखा है, आप देखना, है ना? सवाल लिख लिया, आपातकाल से हमने क्या क्या सबक सीखे? आपातकाल से हमने क्या क्या सबक सीखे? ठीक है, देखो पहला सबक तो ये, भारतीय या भारत में लोकतंत्र को, भारत में लोकतंत्र को मिटाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता या समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे कैसे नोट डाउन कर लो, मैं डिटेल बता देता हूं। भारत में लोकतंत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता, ये पहला सबक हमने सीखा। देखो कितने प्रयास किए गए, विपक्ष को कहां डाल दिया गया? जेल में। मूल अधिकार क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। निवारक नजरबंदी का फायदा उठाया गया, निवारक
नजरबंदी, है ना। इसके बाद देखो प्रेस सेंसरशिप कानून लाया गया, प्रेस सेंसरशिप क्या लाया गया, कानून लाया गया, है ना। इसके बाद देखो और क्या था, मंत्री परिषद तक को शामिल नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया। मनमाफिक संविधान संशोधन किए गए, संविधान संशोधन किए गए। और भी बहुत सारी बातें हैं, है ना। अवैध गिरफ्तारी हो गई, ये तो आई गया, निवारक नजरबंदी। इतने सारे काम होने के बाद भी भारत में लोकतंत्र ऐसा का ऐसा बना रहा। संविधान का दुरुपयोग किया गया, संविधान के द्वारा प्राप्त शक्तियों का मिसयूज, मिसयूज को हिंदी में क्या कहेंगे, दुरुपयोग। क्या किया गया, दुरुपयोग किया गया। समझ में आया बेटा बात। देखो पहला बिंदु क्या है, भारत में लोकतंत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता। ये बात कब साबित हो गई, आपातकाल के बाद। इसमें क्या क्या बिंदु आएंगे, बड़ा सवाल है, आप अच्छे से देखते जाएं क्या क्या बिंदु आएंगे। बताओ विपक्ष को रहने दिया क्या, नहीं, विपक्ष को एक तरफ करके और जेल में डाल दिया गया। जेपी का उदाहरण है, मोरारजी, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, सबको जेल में डाल दिया गया। मूल अधिकार कौन सा हटाया गया, 7वां, है ना, 21वां मूल अधिकार आपसे छीन लिया गया और आपको जेल में डाल दिया गया। क्या आपको जानने का हक दिया गया, नहीं, और आपको निवारक नजरबंदी के आधार पर जेल में डाल दिया गया। ये सब लोकतांत्रिक घटनाएं हैं, सब क्या है, लोकतांत्रिक घटनाएं हैं। प्रेस सेंसरशिप कानून, इसमें क्या था, मीडिया पर क्या लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई। मंत्री परिषद को तक नहीं बताया, सुबह 6 बजे पता लगा था, आपातकाल लग गया। मनमाफिक संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, आपातकाल में संविधान संशोधन कौन सा हुआ, 42वां, 42वां, कब हुआ, 1977, 76। और मिनी संविधान संशोधन भी हम इसे कहते हैं। और संविधान के द्वारा प्राप्त शक्तियों का हमने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने बहुत दुरुपयोग इसका किया। बताओ पहले में क्या दिक्कत आई भाई, इसमें कहां दिक्कत है, एक पक्ष समझ में आया इसका, दूसरा पक्ष देखो। ये सब होने के बाद जनवरी 1977, जनवरी याद रखो तो ठीक, नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1977 में आम चुनाव हो गए। बताओ इतना सब कुछ होने के बाद भी इजीली लोकतंत्र डेवलप हो गया और प्रधानमंत्री कौन बने, मोरारजी। पार्टी कौन सी थी, जनता। यानी कि ये सब होने के बाद भी सारा सिस्टम वापस डेवलप हो गया। इसका मतलब ये है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बेहद मजबूत हैं। और यहाँ देखो क्या है, मनमाफिक संविधान संशोधन किए गए, है ना। लास्ट से सेकंड नंबर का देखो क्या है, ऐसे संविधान संशोधन जो अपनी सत्ता को बचाने के लिए किए गए। 44वां संविधान संशोधन तो रोकने के लिए था दादागिरी को, और 42वां लाने के लिए था। इंदिरा गांधी जी ने जो जो समस्याएं थी वो सारी किसमें मिटा ली, 42वें में। अपनी बात डिटेल से हो चुकी है ना 42 की। बताओ 5 बरस से कार्यकाल कितना कर दिया, 6 बरस का किया था कि नहीं किया था। 1 बरस का क्या लगा दिया, आपातकाल लगा दिया। और बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए थे, कौन से में, 42वें संविधान संशोधन में। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को चैलेंज नहीं किया जा सकता।
ये प्रावधान भी कहाँ किया गया था? 42वें में ही किया गया था। आया बात समझ में बेटा? और कुछ पूछना है? क्लियर है? पहला बिंदु किसके समझ में नहीं आया बताओ? इसमें कोई दिक्कत? क्या कह रही है आयुषी? सर समझ में नहीं बैठा। जोर से बोल बेटा, आवाज नहीं आ रही। सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? ठीक है, देखो हम पढ़ रहे हैं आपातकाल से क्या सबक सीखा। क्या पढ़ रहे थे? आपातकाल से क्या सबक सीखा या क्या शिक्षाएं मिली। 3-4 शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा क्या है? भारत में लोकतंत्र को मिटाया नहीं जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। ये शिक्षा हमें पहली मिली और ये सबक हमें मिला कि चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले, भारत में जो लोकतंत्र है उसको नहीं मिटा पाएगा। बात समझ में आई? उसके उदाहरण हमने देखे कि क्या क्या घटनाएं हुई, उन सब के बावजूद भी हम नहीं मिटा पाए। देखो, विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, फिर भी मूल अधिकार 21 छीन लिया गया, निवारक नजरबंदी को हटा दिया गया, उसका मिसयूज किया गया, प्रेस सेंसरशिप का मिसयूज किया गया, लाया गया कानून, मंत्रियों तक को नहीं बताया गया, मनमाफिक संविधान संशोधन किए गए और संविधान के द्वारा प्राप्त शक्तियों का इंदिरा गांधी जी ने दुरुपयोग किया। कौन सी शक्तियां थी? आंतरिक अशांति वाली थी ना। इन्होंने अपने इस शब्द का जमकर फायदा उठाया और संविधान में जो लीक पॉइंट थे उनको अपनी शक्ति बना ली। 42वें संविधान संशोधन से वो सारे काम कर लिए जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे और अपने सॉफ्ट कॉर्नर में आ गई कि अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्या कर दिया? संविधान संशोधन करे दिया। इन सब घटनाओं के बावजूद भी बहुत आसानी से भारत में दोबारा लोकतंत्र आ गया। यही बात इस बात को साबित करती है कि भारत में लोकतंत्र को नहीं हटाया जा सकता। देखो, कुछ बच्चों को तो समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उन्हें ये नहीं आते, निवारक नजरबंदी क्या है, प्रेस सेंसरशिप क्या है, संविधान संशोधन क्या था, ये बिंदु याद नहीं है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। और बताओ बेटा, इसमें क्या नहीं आ रहा? क्या दिक्कत है? ठीक है, निशा, राहुल, रश्मि, बैठा क्या मामला? यस सर। मिटा दो इसको। यस सर। दूसरा बिंदु देखो, देखो ये बिंदु तो आप लिख लिया करो, है ना। ये मैटर आपको फिर किताब में ढूंढने में दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा, है ना। दूसरा बिंदु देखो, दूसरा है सशस्त्र विद्रोह वाला। आंतरिक अशांति की जगह आंतरिक अशांति की जगह या अंदरूनी गड़बड़ भी कह सकते हो इसको, है ना। हाँ, अंदरूनी गड़बड़, आंतरिक अशांति या अंदरूनी गड़बड़, अंदरूनी गड़बड़ की जगह ये अंडरलाइन करके लिखना। सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अब देखो, ये भी काम की बात है। पहले क्या था? अंदरूनी गड़बड़ था, और अंदरूनी गड़बड़ कुछ भी हो सकती है। इसका मिसयूज किसने किया? इंदिरा गांधी जी ने जमकर किया। इन सब में अगर हम देखें अंदरूनी गड़बड़ वाले मामले में, तो सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया। इसमें क्या था कि जब तक शस्त्रों के साथ युद्ध जैसे हालात ना बने या संघर्ष के हालात ना बने, संघर्ष के हालात ना बने, तब तक आपातकाल के बारे में नहीं सोचा जाएगा। क्लियर हुई बात बेटा? अब ये काम का सवाल है, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस में आया था ये सवाल, है ना। पूछा गया कौन से संविधान या आपातकाल के
बाद कौन से शब्द की जगह कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो क्या जोड़ा गया था? सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था। किसकी जगह? अंदरूनी गड़बड़ की जगह। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसमें एक बात और जोड़ी गई, इसमें दो बिंदु हैं, इसको ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें, दिक्कत थोड़ी है। देखो क्या है, राष्ट्रपति कौन थे आपातकाल के दौरान? फखरुद्दीन अली अहमद। आप फखरुद्दीन अली अहमद। देखो उन्होंने क्या कर दिए थे? साइन कर दिए थे। अभी इसमें क्या किया गया? मंत्रिपरिषद, कैसे लिख लो? मंत्रियों की लिखित सहमति, लिखित सहमति होना अनिवार्य किया गया, होना अनिवार्य किया गया। अब ये बात भी जोड़ दी गई। क्या कहा गया? कि फखरुद्दीन अली अहमद की तरह ऐसा नहीं हो कि इंदिरा गांधी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री आए, एक विधेयक लेके जाए और साइन करा लाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्रियों की लिखित परमिशन होनी चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि सुबह 6 बजे मंत्रियों को पता लगे, ठीक है ना। और राष्ट्रपति को जब तक क्या नहीं दे, लिखित में नहीं दे, तब तक मामला बैठेगा नहीं। और ये कौन लिखित में देंगे? सारा मंत्रिमंडल, यानी कि कार्यपालिका क्या देगी? लिखित में देगी। कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? सीएम, सॉरी पीएम और उसका मंत्रिमंडल। सीएम का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, सीएम तो राज्यों में है, तो उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री लिखित में दे रहा है, कोई बात नहीं, इंदिरा गांधी जी ने भी दिया था, लेकिन सभी मंत्री भी लिखित में देंगे तो ही आपातकाल लगेगा, ये प्रावधान जोड़ दिया गया। बताओ दूसरे मुद्दे पर क्या दिक्कत आई? आंतरिक अशांति की जगह शब्द क्या जोड़ा गया? सशस्त्र शब्द जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। ये सबक हमने ले लिया कि ये शब्द टू मीन्स दोहरा अर्थ वाला है। क्या है? दोहरा, दो मतलब इसके निकलते हैं। ऐसा हम शब्द नहीं रखेंगे, स्पष्ट व्याख्या वाला शब्द जोड़ा गया, जिसे कहा गया सशस्त्र विद्रोह। दूसरा क्या था? इसी में ही मंत्रियों को लिखित सहमति देनी पड़ेगी। किसके लिए? राष्ट्रपति के द्वारा 352 लगाने के लिए। बताओ इसमें क्या दिक्कत आई? क्लियर है? तीसरा देखो, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा। अब देखो एक बात और, नागरिक सुरक्षा, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा तो ऑलरेडी ही संविधान में थी, कहीं कोई दिक्कत था ही नहीं। बताओ मौलिक अधिकार वाद योग्य थे कि नहीं थे? थे ना। मौलिक अधिकार तो पहले से ही क्या थे? वाद योग्य थे। फिर भी ए.एन. रे ने, कौन थे? ए.एन. रे ने आदेश जारी किया, इफ गवर्नमेंट वांट टू कंप्लीटली, है ना, डिसऑर्डर या डिस्ट्रॉय टू एनी राइट्स, है ना, कैन बी पॉसिबल बाय गवर्नमेंट। तो सवाल किया कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या उसे नष्ट कर सकती है? तो ए.एन. रे ने कहा यस, है ना, कि मूल अधिकारों को गवर्नमेंट चाहे तो आराम से नष्ट कर सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो सारे आपातकाल में वैसे ही खत्म हो जाते हैं। कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं, पहले 7 थे, सभी समाप्त हो जाते हैं, बचता कौन है? 21। और वो भी समाप्त हो जाता है कब? जब ए.एन. रे जैसे न्यायाधीश क्या देते हैं? आदेश दे देते हैं। तो सारे क्या हो गए? लैप्स हो गए। इस स्थिति में सुधार किया गया और कहा गया कि नागरिकों के अधिकारों में 21 आपातकाल में भी समाप्त नहीं होगा। आपातकाल में भी क्या नहीं होगा? समाप्त नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन और देह की स्वतंत्रता आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलो एक सवाल बताओ आप मुझे कि विदेशी नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं जो केवल विदेश वालों को ही प्राप्त है?
15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, 15, 16, 19, 29 और 30 अपने तो टॉपिक है नहीं ये। इसमें बताओ भाई क्या दिक्कत आई, क्लियर है क्या? तीसरे बिंदु तक क्या पूछना है? नागरिक अधिकार खतरे में थे, कहाँ? आपातकाल में। पहले 6 अधिकार 7 अधिकार थे, फिर 6 हुए। आपातकाल के दौरान पूरे 7 अधिकार थे, क्योंकि 78 में हटा। सातों के सातों अधिकार हमारे सुरक्षित होते हैं क्योंकि ये वाद योग्य हैं। लेकिन आपातकाल लगने पर एक ही अधिकार बचता है, वो कौन सा? 21। ये बात हम जानते हैं, संविधान में लिखी हुई है। लेकिन 21 भी हटा दिया किसने? आपातकाल में एएन रे के आदेश के बाद। ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसीलिए कहा गया कि आपातकाल में भी किसी भी प्रकार का चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, जीवन और देह की स्वतंत्रता कोई नहीं छीन सकता है। चलो एक सवाल बताओ भाई। सवाल है, समान नागरिक संहिता कौन से आर्टिकल में है? समान नागरिक संहिता कौन से आर्टिकल में है? आ रहा है कुछ याद? निकिता नहीं जुड़ी क्या आज? है ना? निकिता नहीं आ रहा आंसर? नो सर। देखो अब याद रखना, 4 के बराबर 4 तो दोनों समान है कि नहीं? अरे 4 के बराबर 4 क्या है? समान। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि ये लेटेस्ट मुद्दा चल रहा अभी अधिकारों को लेकर, कि सबके बराबर बराबर अधिकार होने चाहिए, किसी विशेष वर्ग के विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। यहाँ पर अधिकारों की बात चली इसीलिए मैंने ये बता दिया। अब याद रहेगा, समान नागरिक संहिता किसमें है? 44 में है, कि सभी चाहे कोई भी हो XYZ सबको बराबर बराबर अधिकार होने चाहिए, किसी विशेष वर्ग के नहीं। मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड अधिकार बनाता है, बात हुई थी ना अपने, वो इसका उल्लंघन है। तो ऐसे में वो सब खत्म कर दिए जाए, किसी भी जाति धर्म वर्ण संप्रदाय का हो, सबके लिए नागरिक अधिकार समान होंगे, ये बात इसमें कही गई है। 3 बातें क्लियर? चौथा देखो क्या है। ठीक है, चौथा देखो, पक्ष। पक्ष बोले तो सरकार, एक होता है विपक्ष। विपक्ष बोले तो बचे हुए दल। ये बात समझ में आई क्या बेटा? अरे पक्ष बोले तो सरकार, 2 ही होते हैं, या तो सरकार या विरोधी, या पक्ष या विपक्ष। पक्ष में सरकार होता है, विपक्ष में बाहरी दल होते हैं। जो हार गए वो बाकी के दल, जीत गए वो सरकार में शामिल। तो इनके बीच में तनाव, तनाव का मतलब विरोध, किस हद तक हो सकता है? किस हद तक हो सकता है? हद को कह सकते हैं सीमा, बॉर्डर, है ना? तनाव विरोध किस हद तक हो सकता है, इस पर भी ध्यान दिया गया। कि आप याद आ रहा है, जयप्रकाश नारायण याद आया क्या? जेपी अंकल याद आ रहे हैं क्या? यस सर। जेपी ने क्या की थी? क्रांति कौन सी की थी? समग्र संपूर्ण क्रांति। और इतना समग्र क्रांति। इतना भयंकर काम हुआ कि बिहार को उठा के कहाँ ले आए? दिल्ली में लाए थे ना, और कहा कि पूरा देश मेरे साथ आ जाओ, यही बात थी। तो कोई विरोध कितने हद तक करे और सरकार उस पर कहां तक नियंत्रण करे, ये बात का संतुलन बनाने की बात कही गई। क्या कही गई? संतुलन बनाने की बात कही गई, कि ऐसा नहीं हो कि आप शासन चलाने ही नहीं दो किसी को, और शासन भी इतना नहीं करे कि विपक्षियों का गला ही घोट दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि पक्ष और विपक्ष में आपातकाल के बाद संतुलन बनाने का काम किया गया, कि ऐसी स्थिति लाई जाए कि बैलेंस हो। विरोध करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं करो कि सरकारी हड़बड़ा जाए, सरकारी घबरा जाए, शासन ही नहीं चला पाए।
तरीके से विरोध करो आप लोग, है ना। और सरकार भी इतना दमनकारी नहीं लाए कि सारे विपक्षी उठा के जेल में डाल दें, ऐसा भी संभव नहीं होना चाहिए। तो पक्ष और विपक्ष में संतुलन लाने की बात भी कही गई, कब? आपातकाल के बाद। बताओ भाई क्या दिक्कत आई? क्लियर? इसमें आगे देखो, एक बिंदु और रह गया, यहां लिख देता है। पांचवा बिंदु, पुलिस प्रशासन नौकरशाह जैसे संगठन स्वतंत्र होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, ना कि प्रतिबद्ध। ये प्रतिबद्ध शब्द आया क्या? जैसे प्रतिबद्ध नौकरशाही, सुना आपने शब्द? यस सर। पता है? सर। बढ़िया बात, अपनी बात हो गई थी ना, यानी कि चमचे, यस सर। अनुकरण करने वाले। तो देखो, अब इंदिरा गांधी जी तो पूरे देश में गई नहीं, इंदिरा गांधी जी ने तो पूरे नागरिकों को पकड़ा नहीं, इंदिरा गांधी जी ने तो लाठी के दम पर शासन चलाया नहीं। चलाया किसने? पुलिस ने चलाया, प्रशासन ने चलाया, आईएएस अधिकारियों ने चलाया। आपातकाल में यही हुआ। लेकिन अगर ये स्वतंत्र होती, है ना, कौन कौन? पुलिस, प्रशासन और नौकरशाही, तो ये क्या कर सकते थे? आपातकाल को इतना प्रभावी नहीं बनाते और ये सही नियमों को लागू करते। तो इंदिरा गांधी क्या इतना कठोर आपातकाल लगा पाते? क्या नहीं लगा पाते? समझ में आ रही क्या मेरी बात? कि ये संस्थाएं कैसी हैं? स्वतंत्र संस्थाएं होनी चाहिए। इनको ऊपर वालों की बातें सुननी चाहिए, लेकिन नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब ने आदेश दे दिया उड़ा दो तो उड़ा दो, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो इन संस्थाओं पर भी गौर किया गया कि इन संस्थाओं का ध्रुवीकरण तो कहीं नहीं हो रहा है। इन संस्थाओं को कहीं कोई सेंट्रलाइजेशन करके पाकिस्तान चले क्या? पहुंच गए? अरे पाकिस्तान पहुंच गए ना? यस सर। अब याद रखना, नवाज शरीफ, देखो नाम ही शरीफ है, बाकी कुछ भी शरीफ नहीं है ना। नवाज शरीफ 1999, याद रखना, काम का सवाल है ना। कारगिल के टाइम काम आएगा, कारगिल वैसे पढ़ चुके अपन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, नाम शरीफ है, बाकी काम शरीफ नहीं है। इनका तख्ता पलट किया। क्या किया? तख्ता पलट। अब ये टर्म है पॉलिटिकल की, तख्ता वो नहीं जो सोने वाला उसको पलटते, वो नहीं है ये है लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर जबरदस्ती उसकी सरकार पर कब्जा कर लेना। क्या कहलाता है? तख्ता पलट कहलाता है। आया बात समझ में? कि लोकतांत्रिक जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को जबरदस्ती हटाकर तानाशाही कायम कर लेना या उसकी सरकार को हथिया लेना, क्या कहलाता है? तख्ता पलट कहलाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, ये तख्ता पलट किया किसने? परवेज मुशर्रफ ने। परवेज मुशर्रफ ने किया था, ठीक है। तो कारगिल के जनक कौन? ये, है ना। इन्होंने ही आतंकवादी भेजे थे, लोग भी आतंकवादी है तो आतंकवादी भेजेंगे, है ना। और फिर भारतीय सेना तो आप जानते ही हो आतंकवादियों क्या करती है, 12 बजाती है। समझ में आई क्या? एक चीज यहाँ और रह गई, टेंशन नहीं है तो बता दूं, है समझ में आ रहा है क्या ये? देखो क्या है, नवाज शरीफ को नजरबंद किया गया था। क्या किया गया था? नजरबंद। अब ये क्या है ये भी सुन लो, है ना। नजरबंद अगर पूछ ले आपसे, ऐसे सवाल आते ही नहीं है लेकिन नॉलेज में आपके होना चाहिए। क्या है नजरबंद? अज्ञात स्थान पर किसी को कैद कर दिया जाए, है ना। जेल और नजरबंद में अंतर क्या? जेल का स्थान पता होता है, कौन सी जगह है ये सबको पता होता है। नजरबंद का कोई जगह पता नहीं है, देश में है, विदेश में है, किसी खंडर में छुपा रखा है, कहाँ छुपा रखा है पता नहीं।
नजरबंद कब किया जाता है? जब जनता आक्रोशित होकर विद्रोह कर दे या कोई सेंसिटिव मैटर हो, तब नजरबंद किया जाता है। और नजरबंद का मतलब है अज्ञात स्थान पर छुपा कर रखना। ऐसा नहीं है कि पट्टी उट्टी बांध के ऐसे रख दे, है ना, वो नजरबंद नहीं होता। पॉलिटिकल की दोनों ही टर्म है। क्या दिक्कत आई इसमें बताओ, है ना? अब आप पूछोगे कि ये तख्ता पलट परवेज मुशर्रफ ने कैसे कर दिया, है कि नहीं? तो ये सेना का क्या था? अधिकारी था। ये कहाँ का अधिकारी था? सेना का अधिकारी था। कौन? परवेज मुशर्रफ। और सेना इसके साथ थी, और सेना ने क्या संभाल ली? पाकिस्तान की कमान संभाल ली। सेना ने क्या संभाल ली? पाकिस्तान की कमान संभाल ली। प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया। मंत्री परिषद तो वैसे ही भग गया होगा जब प्रधानमंत्री नहीं बचा तो। और दादागिरी किसकी आ गई? परवेज मुशर्रफ की। ऐसी ही स्थिति यहां ना हो, है कि नहीं है? इसीलिए इन संगठनों से कहा गया है कि ये रूल्स को फॉलो करें और प्रशासन को डेवलप होने दें, किसी प्रकार के बॉर्डर एरियाज तैयार ना करें। बताओ भाई क्या दिक्कत है इसमें? कुछ पूछना है क्या? अंकित, आदिति, दीक्षा, आयुषी? नो सर। सवाल अगर आए एग्जाम में आपातकाल के सबक क्या सीखे, तो कंफ्यूजन होगा क्या? कर दोगे? बोर्ड में आया हुआ सवाल है 2014 में। पीछे तो नहीं दे रखा है ये, है ना? आप जैसे एनसीईआरटी 2000 पेपर 14 का पेपर डालोगे आरबीएससी का, तो बोर्ड पे अवेलेबल पेपर है ये, है ना? और उसमें ये सवाल पूछा गया है। बताओ इसमें से कोई सा सवाल समझ में नहीं आ रहा? कोई सा बिंदु? आंतरिक अशांति की जगह क्या जोड़ा गया? सशस्त्र शब्द जोड़ा गया। मंत्रियों को क्या देना पड़ेगा? लिखित सहमति देनी पड़ेगी। भारत में लोकतंत्र को नहीं मिटाया जा सकता। नागरिकों के अधिकारों की क्या की जाएगी? सुरक्षा की जाएगी। और 21 जैसे अधिकार को आपातकाल में नहीं मिटाया जा सकता है। पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच संतुलन की स्थिति की बात कही गई कि बैलेंस बनाकर चलो, ऐसा नहीं हो आपातकाल दोबारा नहीं लगाना। पुलिस प्रशासन जैसी संस्थाओं से कहा गया कि भाई आप लोग अपने कानून का ध्यान जरूर रखें। पाकिस्तान देखा हमने, परवेज मुशर्रफ क्या था? दादागिरी वाला राज, है ना? क्या लेके आया? तानाशाही। क्या लेके आया? तानाशाही। किसको हटाया? नवाज शरीफ को। क्या करके? तख्ता पलट करके। कहाँ रखा? नजरबंदी में। ठीक है, कब रखा? 99 में। अब यहाँ पर 2-4 सवाल हैं, आप लिख लो फटाफट फटाफट, जल्दी करो, 2 मिनट बचे हैं। इसमें जो सवाल रह गए ना, वो सवाल लिख लो पीछे के, पीछे छोड़ चुके हैं हम उन सवालों को। पहला सवाल लिखो, कांग्रेस सोशल पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तथा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तथा नहीं केवल ही है कांग्रेस सोशल पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर लिखो, जेपी। ठीक है, दूसरा लिखो भूदान आंदोलन, इसको इंपोर्टेंट कर देना, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, इंपोर्टेंट कर लेना, है ना? भूदान आंदोलन से संबंधित कौन थे? जयप्रकाश नारायण। भूदान आंदोलन से संबंधित कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अगला लिखो, चंबल का नाम सुना? चंबल के डाकू लिख लो। चंबल के डकैतों से समर्पण किसने करवाया? चंबल के डकैतों से समर्पण किसने करवाया? एक लिखो, रेल हड़ताल, ये भी बोर्ड में आया हुआ सवाल है। रेल हड़ताल, सॉरी, हाँ, रेल हड़ताल किसके नेतृत्व में की गई?
जॉर्ज फर्नांडिस जो रक्षा मंत्री भी बने थे बाद में। रेल हड़ताल किसके नेतृत्व में की गई? जॉर्ज फर्नांडिस। फटाफट लिखो, 1 ही मिनट बचा है। चलो इसको कल कर लेंगे। मोरारजी देसाई से संबंधित बातें डाल के आप छोड़ दें, इसको बाद में कर लेंगे। ये आप लोग सर ये